हेलो फ्रेंड्स, बेसिक क्लास के चौथे सेशन में आज हम अंग्रेजी के बेसिक बातों को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा मैंने तीसरे क्लास में बोला था कि शब्दों को पहचानना। अब अंग्रेजी में शब्द तो कई तरह के होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। यदि बेसिक स्तर का व्यक्ति जो सीख रहा है, अगर उसके सामने इतनी बड़ी समस्या तुरंत आ जाए तो फिर घबरा जाएगा। लेकिन मैंने उस बैच में एक चीज बताया था कि कम से कम आप 3 शब्द पहचानना जाए शुरू करिए इंग्लिश में, तो आप सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। हमने बताया था कि सब्जेक्ट को पहचानना शुरू करिए। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। जो काम को करता वही करता होगा। दूसरी वर्ड मैंने कहा था क्रिया, वर्ब। हालांकि वर्ब कई प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, फिलहाल अभी आप मेन वर्ब, मुख्य वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट या कर्म, जिसको हम लोग हिंदी में कर्म और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कैसे पहचाने? देखिए, कर्ता कौन होता है? जो काम को करे वो करता है, ठीक है। जो काम को करे वो करता है। यदि कोई सेंटेंस लिखा और उसमें कुछ काम हो रहा है तो आप ये देखिए कौन कर रहा है उस काम को, कौन कर रहा है। जैसे रवि रक्तदान करता है, तो कौन रक्तदान कर रहा है? रवि कर रहा है। मान लीजिए आप एक सेंटेंस लिखिए, रवि रक्तदान करता है। रवि रक्तदान करता है, तो आपसे पूछा जाए कौन रक्तदान करता है, तो आप बोलेंगे रवि। रवि कौन करता है रक्तदान? तो रवि करता है, ठीक है। तो हमारे लिए रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह से वह दूसरों को धोखा देता है। कौन देता है दूसरों को धोखा? वह देता है, तो हमारे लिए वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसी तरह क्रिया की। क्रिया कोई भी क्रिया, जाना भी क्रिया है, खाना भी एक क्रिया है, हंसना भी एक क्रिया है, आना, मिलना, सोना, पढ़ना, सब क्रिया है। मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि शब्दों के अंत में ना आ रहा है। हंसना ना, पढ़ना ना, जाना ना, खाना ना, इस तरह से शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एक मोटे आइडिया से वर्ब को पकड़ लेंगे, ठीक है ना। रक्तदान करना, क्रिकेट खेलना, पढ़ना, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्ड होता है कर्म। कर्म को भी पहचानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब कर्म क्या होता है? मोटे तौर पे आप यही अभी जानिए कि अक्सर ये क्रिया के बाद आता है, मुख्य क्रिया के बाद आता है, अक्सर मुख्य क्रिया के बाद आता है। और ट्रांसलेशन में जो सब्जेक्ट होता है वो अक्सर मुख्य क्रिया या जो भी क्रिया है उसमें अक्सर सब्जेक्ट पहले आता है। मोटा मोटी यही अभी जानिए, ठीक है। ऐसे बातें तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में लिख के समझाता हूं। जैसे बाजार जाना, बाजार जाना। अब यहां कोई तो बाजार जाता होगा, जैसे रवि बाजार जाता है लिख दीजिए। तो बाजार जाना, इसमें क्रिया क्या है? इसमें क्रिया आपका कहां है? ये जाना है, जाना है। कहां जाना है? बाजार जाना है। तो ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यदि इस छोटे से की अंग्रेजी बनाएंगे तो लिखिए गो टू मार्केट होगा, ठीक है दोस्त, मार्केट होगा। थोड़ा सा देखिए समझिए, बाजार जाना इंग्लिश में गो टू मार्केट, हिंदी में बाजार जाना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जाने की क्रिया, जाना जो क्रिया हो रहा है इंग्लिश में पहले लिखा जा रहा है और हिंदी में बाद में लिखा जा रहा है, और ऑब्जेक्ट हिंदी में पहले लिखा जा रहा है और ये वर्ब क्या है? ये वर्ब के बाद लिखा जा रहा है। समझिए, बाजार जाना, इसमें बाजार ऑब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, और इंग्लिश में लिखाता है तो पलट के लिखाता है, पहले जाना
टू मार्केट। तो इसमें जाना क्रिया हो गया और ये क्या हो गया, बाजार हो गया। ठीक है, और आप देखिए मैंने क्या बोला था कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट अक्सर क्रिया के बाद आता है और हिंदी में क्रिया अक्सर क्रिया के बाद आता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्रिया से क्या होता है, पहले आता है। हिंदी में क्रिया से पहले और इंग्लिश में क्रिया के बाद आता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इसी तरह, जैसे रवि पतंग उड़ाता है। रवि पतंग उड़ाता है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रवि पतंग उड़ाता है, कौन पतंग उड़ाता है, रवि पतंग उड़ाता है, मतलब उड़ाने का काम रवि कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, काम क्या हो रहा है, उड़ाना, उड़ाता है, उड़ाना, ये हमारा वर्ब हो गया। क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, उड़ाना या उड़ाता है, उससे पहले मेरा ऑब्जेक्ट आया। लेकिन इंग्लिश लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर इंग्लिश लिखेंगे तो फ्लाई द काइट लिखेंगे, फ्लाई द काइट। मतलब क्या हो गया, पहले हिंदी में ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, और इंग्लिश में क्या होता है, पहले वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, जो कि मैंने अभी यहां बताया। ठीक है ना, और शुरू में रवि आ रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से और भी चीजों को आप देखिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिखा, ध्यान से देखिए, जैसे वे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। तो कौन चंदा इकट्ठा करता है, वे लोग। ये वे लोग, ये कर्ता होगा, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें क्रिया क्या है, तो केवल इकट्ठा करना बोलिए, इकट्ठा क्रिया है। क्या करते हैं, इकट्ठा, चंदा करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इकट्ठा करने को तो आदमी पुराने किताबें भी इकट्ठा करता है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर सकता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, इकट्ठा करना मुख्य क्रिया है, लेकिन क्या इकट्ठा करता है, वो ऑब्जेक्ट है। और वही बात मैंने फिर बात बोला कि क्रिया के पहले ऑब्जेक्ट आता है हिंदी में। देखिए इसमें भी उड़ाता है ये क्रिया, उसके पहले क्या, ऑब्जेक्ट आया है। इसी तरह इकट्ठा करते हैं, क्या इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, क्रिया से पहले आया है। ठीक है ना, तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में अक्सर जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया से पहले आता है। और इंग्लिश जब इसी चीज का लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए बाजार जाना लिखा था, तो मैंने क्या लिखा था, गो पहले लिखा, टू मार्केट। यहाँ पर पतंग उड़ाना क्रिया बाद में है, और क्या उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, तो फ्लाई द काइट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है, हिंदी में देखिए वर्ब बाद में आया है, ऑब्जेक्ट पहले आया है, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कलेक्ट द डोनेशन लिखेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ट्रांसलेशन में हमारा, इंग्लिश के ट्रांसलेशन में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, और हिंदी में क्रिया के पहले ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से आप धीरे धीरे इस चीजों को समझना शुरू करिए। अब जैसे मान लीजिए बात करते हैं, कोई एक ट्रांसलेशन है, मान लीजिए शुरू में सब्जेक्ट है, जैसे कोई व्यक्ति है, करता है, बाजार जाता है। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, कोई व्यक्ति है जो इस काम को, बाजार जाता है, हमने लिखा बाजार जाता है पतंग खरीदने, पतंग खरीदने। ध्यान से देखिए, यहाँ रवि हो सकता है, वह हो सकता है, तुम हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे रवि बाजार जाता है पतंग खरीदने। अब ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रांसलेशन में देखेंगे तो बाजार जाना पतंग खरीदने दो क्रिया होगी, लेकिन सीधी सी बात अगर अपने लॉजिक से सोचेंगे तो पहले आदमी क्या करेगा, पहले पतंग खरीद लेगा तो बाजार जाएगा, कि पहले बाजार जाएगा फिर पतंग खरीदेगा, पहले बाजार जाएगा। तो क्रिया क्या है, पहली जाना, ये जाना पहली क्रिया हुई, और कहाँ जाना, बाजार जाना,
इस क्रिया का ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए हिंदी में क्रिया बाद में ये ऑब्जेक्ट पहले है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद दूसरी क्रिया, बाजार पहुंच गया तो दूसरी क्रिया का खरीदना, खरीदना क्रिया हो रही है दूसरी, क्या खरीदना, पतंग खरीदना, तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग है, लगाएंगे सब समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक लेवल पर हम आपको अगर बहुत ग्रामर की चीजें बताने लगेंगे, सीधे नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब से शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आपको बस बहुत आराम से समझा रहे हैं। एक चीज याद रखिए, जैसे हम लोग कर्ता को कौन शब्द से तलाशते हैं, कौन, उसी तरह कोशिश किया करिए कर्म को क्या, किसे, किसको से तलाशते हैं, क्या, किसे, किसको से तलाशते हैं। जैसे क्या खरीदने जाते हैं, पतंग खरीदने जाते हैं। ठीक है, इस तरह की बात है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज के वीडियो में बस इतना बात बताया कि हमारे लिए इंग्लिश के कई सारे शब्द होते हैं, लेकिन उतनी जरूरत अभी जानने की जरूरत नहीं है। हमारे तीन शब्द का जानना जरूरी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जिसमें सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता, और जिसको जो काम करने वाला आता है, मतलब कौन व्यक्ति काम कर रहा है उसी को कर्ता कहते हैं। एक होती है क्रिया, क्रिया के बारे में आप जान गए, आना जाना खाना पीना सब क्रिया की श्रेणी में आता है। और कर्म क्या होता है, जो अक्सर क्रिया के बाद, देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इंग्लिश लिखे हैं, देखिए गो के बाद मार्केट, ये क्रिया, ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह फ्लाई, फ्लाई के बाद इंग्लिश में देखिए फ्लाई के बाद ये, लेकिन ध्यान रखिएगा हिंदी में पलट जाएगा, पहले क्रिया नहीं आएगी, पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर क्रिया आएगी। और इंग्लिश में क्या होगा, पहले क्रिया आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने मोटे तौर पे ये बताया कि क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश में आता है, और हिंदी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्रिया के पहले आता है। और जब किसी ट्रांसलेशन में 2-3 क्रियाएं दी रही, जैसे वह बाजार जाता है सब्जी खरीदने, तो इतना तो दिमाग अपने से ही लगाया जा सकता है कि पहले कोई व्यक्ति बाजार ही जाएगा फिर सब्जी खरीदेगा। ठीक है, अब जो व्यक्ति बाजार जाएगा वो कर्ता हो जाएगा, फिर बाजार जाना क्रिया हो गया, कहाँ जाना, बाजार जाना, सब्जी खरीदना, क्या खरीदना, सब्जी खरीदना। थोड़ा सा आप लोग अपने चीजों को सोचिए समझिए, तो आपको धीरे धीरे ट्रैक पकड़ाने लगेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको यही बताया कि कैसे हम किसी ट्रांसलेशन में कर्ता, क्रिया और कर्म, जिसको हम लोग हिंदी में कर्म और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, पकड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अभी थोड़ा सा एक आइडिया लग गया होगा। अब आप अपने स्तर से कुछ सेंटेंसों को, छोटा छोटा सेंटेंसों को सोचिए, कुछ भी, जैसे बाजार जाना, ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ भी, एक पत्र लिखना, ठीक है, तुम जाओ बाजार एक पेन खरीदने, ठीक है, कुछ भी छोटा छोटा सोच के उसमें अपने से पहचानिए, तो आपको आइडिया लगने लगेगा। इतनी बातों पर ध्यान दें, धीरे धीरे क्लास को बढ़ाएंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी पढ़ाने के चक्कर में आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपको बर्डन लगने लगे। धीरे धीरे बढ़िए, थोड़ा ट्रैक पकड़ा जाएगा तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम दूंगा। लेकिन इस वीडियो को, सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी बातें ये समझ में आती है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक चीज क्लियर हो जाए। और यस, मैं कई बार हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि प्लीज अपने कमेंट्स जरूर दिया करिए। इसी कमेंट से एक तरह से कहीं ना कहीं हमें आइडिया लगता है कि हमारी वीडियो बनाने की दिशा किधर जा रही है, और आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो यदि आप हमको थोड़ा सा सपोर्ट करके अपने कमेंट्स, अपने विचार रखेंगे तो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस बेसिक क्लास के चौथे सेशन को विराम करता हूं, और इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।